वेलकम टू एग्जाम कुटी। आज हम लोग लेबर लॉ इन इंडिया की सीरीज में लेक्चर नंबर 4 को पढ़ेंगे। और इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि ट्रेड यूनियंस इन इंडिया क्या है, लेबर लॉ इन्फोर्समेंट में क्या इशू आते हैं, गिग इकोनॉमी क्या है और लेबर राइट्स क्या है, माइग्रेंट लेबर्स के बारे में पढ़ेंगे, वुमेन एंड लेबर लॉ के बारे में पढ़ेंगे, बॉन्डेड लेबर्स और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कैसे इस लेबर्स को प्रोटेक्ट किया जाता है या किया जाए उसके बारे में पढ़ेंगे, कॉन्ट्रैक्ट लेबर के बारे में पढ़ेंगे और अप्रेंटिसशिप लॉ के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए चलिए हम लोग देखते हैं कि करके सारी चीजें। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ट्रेड यूनियंस इन इंडिया क्या है। तो ट्रेड यूनियंस आर द एसोसिएशन ऑफ वर्कर्स। ट्रेड यूनियंस जो होती है वो वर्कर की एसोसिएशन होती है, फॉर्म टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट राइट्स एट द वर्क प्लेस। मतलब सिंपल सा ये है कि जो ट्रेड यूनियंस होती है वो जो वर्कर्स होते हैं फैक्ट्री में काम करने वाले, उन्हीं का ही एक पर्टिकुलर लोगों का ग्रुप होता है जो वहां पे काम करने वाले जो वर्कर्स होते हैं उनके इंटरेस्ट और राइट्स, मतलब जो जो कोई दिक्कत है उनके से जो झेल रहे हैं वहां पे फैक्ट्री के अंदर, वो सारी उनके हेल्प के लिए सिंपल सा ये ट्रेड यूनियंस बनती हैं। अगर हम लोग हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में जाएं तो फर्स्ट ट्रेड यूनियन इन इंडिया जो थी, मतलब जो पहली बार कोई ट्रेड यूनियन इन इंडिया बनी थी, उसका नाम था AITUC, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जो कि 1920 में बनी थी। उस टाइम पे मतलब कह सकते हो कि आज़ादी के पहले की। तो ये भी किसके लिए बनी थी कि जो वर्कर्स के राइट्स हैं वहाँ पे जितने भी, जैसे तुम्हारा बताया था मैंने, लिमिटेड वर्किंग आवर्स, पेमेंट वगैरह, ये सारी चीज़ें उसको, और वर्किंग कंडीशंस, हेल्थ, सब कुछ सही हो, तो उसके लिए जो पहली बार ट्रेड यूनियन बनाई गई थी जो कि मजदूरों के हक के लिए लड़ सके, तो वो बनाई गई थी 1920 में। पोस्ट इंडिपेंडेंस मतलब आज़ादी के बाद ग्रोथ ऑफ पॉलिटिकली एफिलिएटेड ट्रेड यूनियंस लाइक, फिर जो आज़ादी के बाद जो हुआ, पॉलिटिक्स की वजह से पॉलिटिकली इंक्लाइंड बहुत सारी बनी, जैसे कि INTUC, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ठीक है, ये जो हुई थी इसकी बेसिकली जो स्थापना हुई थी वो 3 मई 1947 में हुई थी। ठीक है, ये भी वर्कर्स के प्रोटेक्शन के लिए। और ये जो थी, इसका नाम है CITU। ये क्या थी? इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ये थी यहाँ पे सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन। ठीक है, ये जो थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जो कि मार्क्सिस्ट वाली, लैंडमार्क्स वाली, कार्ल मार्क्स वाली जो विचारधारा रखती है, वो वाली पार्टी है यहाँ पे। और उसके द्वारा बनाया गया, तो उससे इंक्लाइंड थी सिंपल सा। और ये जो थी वो बनी थी 1970 में, ये भी मजदूरों के प्रोटेक्शन के लिए बनी थी। और दूसरा था ये RSS है, ये भी पॉलिटिकली इंक्लाइंड है, भारतीय मजदूर संघ। ठीक है, ये क्या है? भारतीय मजदूर संघ, जो कि 2013 में बनी है। सॉरी, ये बनी है, ये बनी है कब? 23 जुलाई 1955 में। ठीक है, 23 जुलाई 1955 में। और ये भी क्या थी? दत्तोपंत एक थे, उनके यानी कि ये अंडर बनी थी, उन्होंने मतलब एक तरीके से इसकी स्थापना करवाई थी। फंक्शन ऑफ ट्रेड यूनियंस क्या है? कलेक्टिव बार्गेनिंग विद एम्प्लॉयर फॉर बेटर वेजेस, सेफ्टी, वर्किंग आवर्स। वही सारा कि जो मजदूर होंगे वो मिलके बात करेंगे अपनी, किसकी? ट्रेड यूनियन की तरफ। अच्छे वेज मिले, मतलब अच्छा पैसा मिले काम का, सेफ्टी हो और वर्किंग आवर्स का। रिप्रेजेंट वर्कर्स ड्यूरिंग डिस्प्यूट्स। सिंपल सा, अगर कोई जब दिक्कत आती है वर्कर्स और जो तुम्हारा एम्प्लॉयर होता है, तो उसके बीच में ये क्या करते हैं? डिस्प्यूट्स को सुलझाने के लिए वर्कर्स की तरफ से ये खड़े होते हैं, मतलब वर्कर्स की हेल्प के लिए ये यूनियंस जो भी हैं वो खड़ी हो जाती हैं। एजुकेट मेंबर्स अबाउट देयर राइट्स। और ये यूनियंस जो होती है समय समय पे मीटिंग वगैरह करके, देखा होगा कभी, तो क्या होता है, ये अपने जो वर्कर्स होते हैं उनको समझाते रहते हैं कि भाई दबना नहीं है, किसी से अपना हक के लिए लड़ो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें बताओ। क्योंकि ये सारी की सारी ट्रेड यूनियंस हैं वो बेसिकली क्या होती है? वर्कर्स को रिप्रेजेंट करती हैं। चैलेंजेस फेस्ड क्या है? अब यहाँ पे चैलेंजेस क्या आते हैं ट्रेड यूनियन फॉर्म करने में, वो देख लेते हैं। पॉलिटिसाइजेशन रेड्यूसेस फोकस ऑन वर्कर्स वेलफेयर। अगर इसमें पॉलिटिक्स घुस जाती है तो फिर दिक्कत आती है। क्यों? फिर ये पॉलिटिक्स में ही लग जाते हैं जो ट्रेड यूनियंस के नेता होते हैं। ठीक है, और बेसिकली क्या होता है, ये पॉलिटिकल किसी पार्टी से मिल गए तो फिर उसकी ही बजाने लगते हैं। और मजदूरों का क्या होता है, फिर सब लड़ने में चले जाते हैं। लड़ने में मतलब सिंपल सा क्या है कि कोई मतलब ही नहीं रहता फिर। ठीक है, और फिर उसके बाद है मल्टीप्लिसिटी लीड्स टू फ्रेगमेंटेड बार्गेनिंग। मतलब सिंपल सा है कि मल्टीप्लिसिटी लीड्स टू फ्रेगमेंटेड बार्गेनिंग, मतलब जब फिर ये क्या होता है कि अपनी सही से बातचीत भी नहीं कर पाते हैं। जब बहुत सारी पार्टियां बन जाती है, अगर एक रहती है कहीं पे तो सही है, और बहुत सारी होती है तो फिर सबका अपना अपना अलग होता है कि मेरे हिसाब से चलो, मेरे हिसाब से चलो। तो एक जगह पे क्या होना चाहिए? एक ही याद
ट्रेड यूनियन होनी चाहिए, ताकि फिर वो अपने हिसाब से एक में रहेगा तो कन्फ्लिक्ट भी होगी, बहुत सारी ट्रेड यूनियन होंगी तो क्या होगा, दिक्कत होगी। लो मेंबरशिप इन इनफॉर्मल सेक्टर्स, और जो छोटे इनफॉर्मल सेक्टर होते हैं जो मतलब गवर्नमेंट के अंदर में काम नहीं करते, वहाँ पे ये जो ट्रेड यूनियंस होती है वो उतना ज़्यादा वर्क नहीं कर पाती, क्योंकि लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते, वो अपने काम करते हैं और निकल जाते हैं। अब आगे देखते हैं हम लोग इश्यूज इन लेबर लॉ एनफोर्समेंट। जो लेबर लॉ है उनको लागू करने में दिक्कतें कहाँ आती हैं, वो देखते हैं। इनएडिक्वेट नंबर ऑफ इंस्पेक्टर्स, मतलब जो जांच पड़ताल वाले लोग होते हैं वो कम है, उतने ज़्यादा है नहीं। वन इंस्पेक्टर कवर्स थाउजेंड ऑफ फैक्ट्रीज, इन्फोर्समेंट इज वीक। अब जैसे हमने बताया था, इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर होता है पिछले लेक्चर में, मतलब वो चेक करता है सारी चीज़, और फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वो अगर कोई वीक है अगर वर्कर जैसे कि, तो उसको क्या करता था, वो वही तरह की सुविधाएं एजुकेट करता था, फिर वो काम करते थे। लेकिन अब जो इंस्पेक्टर कम है, तो वो तो मान लो ठीक है, उनके इंस्पेक्टर का काम ये भी था कि एजुकेट करना, दूसरा था कि अगर कोई दिक्कत आ रही है तो वो भी सही करना। अब इंस्पेक्टर मतलब सिंपल सा जो लोग हैं उनके लिए, इंस्पेक्टर के लिए, इंस्पेक्शन के लिए रखे गए हैं, वही बहुत कम हो गए। हजारों फैक्ट्री पे एक ही आध वर्क इंस्पेक्टर है, तो फिर उनको लागू कराना क्या है, वो भी बेचारा कितना काम करेगा, कोई भी पर्सन होगा जो उस पद पे बैठा हुआ होगा। वीक पेनल्टीज, जो लेबर लॉ है अगर उसको कोई वॉयलेट करता है, कंपनी वाला जो एम्प्लॉयर होता है, तो उसको क्या होता है, बहुत कम, मतलब छोटी मोटी सजा दे दी जाती है और छोड़ दिया जाता है। क्या लगा, मैनी लेबर लॉ वॉयलेशन रिजल्ट इन माइनर फाइन्स लीडिंग टू रिपीटेड नॉन कंप्लायंस। और जब छोटी मोटी फाइन है तो जो मजदूरी देने वाले होते हैं, मतलब जो बिजनेसमैन वगैरह होते हैं, फैक्ट्री वाले संचालक, वो क्या कहते हैं, अरे जब पकड़े जाएंगे तो क्या होगा भाई, थोड़ा बोड़ा देके निपट लेंगे। इंफॉर्मेशन सेक्टर इन एक्सक्लूजन, लॉ एग्जिस्ट बट आर रेयरली इम्प्लीमेंटेड अमंग स्मॉल फर्म्स, कॉन्ट्रैक्टर्स और होम बेस्ड वर्कर्स। जो यानी कि छोटी मोटी फैक्ट्री होती है, ये हैं तो लॉ बहुत सारे बनाए गए हैं मजदूरों प्रोटेक्शन के लिए, छोटी मोटी फर्म्स रेयरली इम्प्लीमेंट लगा कि बहुत ही कहीं कहीं हो तो हो, नहीं तो बहुत मुश्किल है। छोटी फर्म्स में या कॉन्ट्रैक्टर्स वगैरह होम बेस्ड वर्कर्स के लिए तो ये कहीं रूल्स लागू नहीं होते, ये लोग क्या होते हैं, ये इस चीज़ को ध्यान ही नहीं देते हैं। डेटा कलेक्शन गैप्स, नो रियल टाइम डेटा ऑन एम्प्लॉयमेंट और वायलेशन इन इनफॉर्मल सेक्टर, कोई डेटा नहीं है इसके बारे में, कोई कलेक्ट भी नहीं करता है कि कहाँ कितना, जैसे हर साल का डेटा अगर कलेक्ट करे तो पता चले भाई कितना कहाँ किसका शोषण हुआ, कितना पर प्रॉब्लम हुई किसी भी मजदूर को। अब ऐसा कोई डेटा है नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को। अब हम लोग बात करेंगे गिग इकोनॉमी एंड लेबर राइट्स। व्हाट इज गिग इकोनॉमी? गिग इकोनॉमी क्या है, मतलब सिंपल सा, पहले तो हम लोग ये समझेंगे कि जो वर्कर्स होते हैं हु अर्न बाई प्रोवाइडिंग ऑन डिमांड सर्विसेज लाइक ओला ड्राइवर, जोमेटो डिलीवरी एजेंट्स। मतलब जैसे ओला वगैरह जो ड्राइवर होते हैं, जब किसी को जरूरत पड़ती है तो बुलाते हैं फोन करके, या जोमेटो वाला वही है जब खाना का कोई ऑर्डर देता है तब जाते हैं। तो इन तरह के जो वर्किंग है, इसको हम लोग बोलते हैं गिग इकोनॉमी, ठीक। और इसके जो वर्कर्स हैं उनको बोलते हैं गिग वर्कर्स, ठीक है। तो इनको लिए क्या है, प्रॉब्लम फेस्ड बाई गिग वर्कर्स, नो जॉब सिक्योरिटी। अगर लेबर राइट्स के लिए देखे जाए तो नो जॉब सिक्योरिटी, हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, प्रोविडेंट फंड नहीं है, और पेंशन भी नहीं है। प्रोविडेंट फंड मतलब वही होता है कि जैसे थोड़ा सा पैसा एम्प्लॉयर के पास से जाता है, थोड़ा सा पैसा जो वर्कर होता है उसका कटता है, और फिर जब रिटायर्ड होता है तो उसको पेंशन मिलती है, वो ज़्यादा पैसा मिलता है, इकट्ठा मिलता है, वो होता है प्रोविडेंट फंड, और उसके बाद पेंशन मिलती है। तो ये ऐसा कुछ है नहीं है इस जगह इस तरह के काम वालों के लिए। नो राइट्स टू यूनियनाइज, कोई भी मतलब यूनियन नहीं है इनके लिए, कोई राइट्स नहीं है कि अपनी यूनियन बना सको। रेगुलर इनकम, नो पेड लीव, सिंपल बात है, अगर छुट्टी लोगे तो पैसा कटेगा। और इरेगुलर इनकम है, मतलब जब कोई ऑर्डर आता है तो पैसा मिलता है, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो ये क्या है, तरीके से इनके लिए भी कोई अभी बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं कि कैसे इनके लिए प्रोटेक्शन का कुछ प्रावधान रखा जाए ताकि इनको भी कोई दिक्कत ना हो। रिसेंट कुछ डेवलपमेंट हुए हैं यहाँ पे, क्या है, सोशल सिक्योरिटी कोड नाउ इंक्लूड्स गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स। जो प्लेटफॉर्म वर्कर होते हैं, जो यही जोमेटो प्लेटफॉर्म के लिए, और गिग वर्कर्स जो है, इनके लिए सोशल सिक्योरिटी कोड बनाया गया है। मतलब सोशल सिक्योरिटी कोड जो थर्ड कोड है लेबर लॉ कोड में, उसमें इनको भी इंक्लूड किया गया है। सुप्रीम कोर्ट इज रिव्यूइंग देयर स्टेटस इन ऑनगोइंग केसेस, सुप्रीम कोर्ट देख रहा है कि इनको भी कैसे प्रोटेक्शन वगैरह दिलाई जा सकती है, तो उसके बारे में बात चल रही है अभी। अब यहाँ पे है माइग्रेंट लेबर इन इंडिया हु आर माइग्रेंट वर्कर्स। तो माइग्रेंट लेबर्स की बात करते हैं कि ये कौन होते हैं, उनके बारे में देखें। पीपल हु मूव फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर फॉर एम्प्लॉयमेंट, फ्रॉम और रूरल टू अर्बन, सिंपल सा, फॉर टेम्परेरी एम्प्लॉयमेंट। जैसे देखा होगा, जब एक जगह से दूसरी जगह
लोग काम करने जाते हैं, जैसे यूपी बिहार से कहीं दिल्ली गए या फिर महाराष्ट्र गए या फिर गुजरात गए या वहां से कोई इधर दूसरे अपने स्टेट्स में, मतलब जैसे अपने स्टेट को छोड़ के सिंपल रखा है दूसरे स्टेट में जाना, जैसे महाराष्ट्र से यूपी आया कोई या बिहार आया, तो मतलब अपना स्टेट छोड़ के जब दूसरे स्टेट में कोई जाता है टेम्परेरी एम्प्लॉयमेंट के लिए, मतलब सिंपल सा कुछ समय के काम करने के लिए, तो उनको बोलते हैं माइग्रेंट लेबर। सिंपल सा प्रवासी, माइग्रेंट मतलब प्रवासी मजदूर, लेबर मतलब मजदूर। इनको क्या चैलेंजेस होते हैं? लैक ऑफ हाउसिंग, फूड, हेल्थ केयर। जब ये बाहर जाते हैं काम करने अपने घर को छोड़ के, तो इन्हें रहने की दिक्कत होती है, खाने की दिक्कत होती है और हेल्थ की भी दिक्कत होती है, मतलब सही से सब चीज़ें नहीं मिल पाती हैं। लैंग्वेज बैरियर्स एंड डिस्क्रिमिनेशन। लैंग्वेज बैरियर्स में मतलब जैसे लैंग्वेज बदल जाती है एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, और डिस्क्रिमिनेशन भी होता है, जैसे देखा होगा अभी महाराष्ट्र या गुजरात में जब लोग जाते हैं तो क्या होता है उन्हें बहुत परेशान किया। अभी महाराष्ट्र में ही मुद्दा चला था क्या कि लैंग्वेज बोलो यहाँ की, तो मतलब कुछ ना कुछ करके ऐसे ही परेशान किया जाता है। जो मजदूर होते हैं वो गरीब होते हैं बेचारे, क्या कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए कोई भी उनको परेशान करने लगता है। और जैसे कोविड के दबदबे बज कोविड के टाइम पे क्या होता, माइग्रेंट क्राइसिस क्राइसिस रिवील्ड डीप सिस्टमेटिक गैप, जैसे कि लोग क्या हो रहे थे एक जगह से दूसरी जगह उनको जाने के लिए भी, मूव करने के लिए भी सुविधाएं नहीं थी, और बहुत परेशानी हुई थी। बहुत सारे बेचारे पैदल चल रहे थे रातों दिन ऐसे ही अपने बच्चों के साथ में छोटे छोटे लेके सामान उठा के, तो मतलब देखा ही है क्या प्रॉब्लम होती है। गवर्नमेंट इनिशिएटेड वन नेशन वन रेशन, वन राशन कार्ड फॉर फूड पोर्टेबिलिटी। तो इसलिए गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप जैसे लिया है कि अगर राशन कार्ड है तो वो, अब एक राष्ट्र और एक राशन कार्ड, तो फूड पोर्टेबिलिटी का मतलब है अगर वो वहाँ से एक जगह से दूसरी जगह छोड़ के गया है तो दूसरी जगह ले सकता है जाके जहाँ पे वो काम कर रहा है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने ये थोड़ा ध्यान देने की कोशिश करी है। ई श्रम पोर्टल लॉन्च टू रजिस्टर अनऑर्गेनाइज वर्कर। ई श्रम पोर्टल बनाया गया है ताकि जो मजदूर हैं वो रजिस्टर कर सके उस पर, और उनको जो सुविधाएं हैं बेसिक वो मिल सके उसके थ्रू। तो ये कुछ हुआ है, लेकिन ये क्या है, इशूज भी हैं बहुत सारे ये। और यहाँ पे क्या है ये भी है यहाँ पे, तो यही है सारा। और यहाँ पे नो पोर्टेबल सिक्योरिटी भी एक इशू था यहाँ पे। ठीक है। वुमेन एंड लेबर लॉस। वुमेन के केसेस में कैसे लेबर लॉ काम करता है वो देख लो। बैरियर्स टू वुमेन्स पार्टिसिपेशन। पहली बात तो क्या है, वुमेन का पार्टिसिपेशन में ही बड़ी दिक्कतें हैं, जैसे सेफ्टी कंसर्न ड्यूरिंग ट्रेवल और नाइट शिफ्ट। अगर लड़कियां या जो महिलाएं हैं वो अगर रात में जाती हैं नाइट शिफ्ट, जैसे अगर हॉस्पिटल वगैरह में जो नर्सेस वगैरह का काम है, जैसे बहुत सारे केसेस भी आए हैं अपने यहाँ पे, तो जब या फिर किसी मॉल वगैरह में भी काम, मॉल में छोड़ दो या फिर कोई और भी मान लो ऐसी जगह पे जहाँ पे रात में ड्यूटी होती है, तो वहाँ पे अगर होता है तो सेफ्टी कंसर्न होता है ट्रैवल करने में, एक जगह से दूसरी जगह बड़ी दिक्कतें आती हैं बेचारों को। और अनपेड केयर वर्क एट होम, घर पे जो भी काम करते हैं उनका कुछ नहीं मिलता है उनको पैसा वैसा, और उनको माना भी नहीं जाता है। ये तो बहुत भी क्या होता है उनके साथ, सिंपल बात है भाई, बाहर करो चाहे घर के अंदर करो काम, मेहनत तो मेहनत होती है, कम से कम पैसा नहीं मिल रहा है तो उनको इज्जत तो मिलनी चाहिए। वर्क प्लेस डिस्क्रिमिनेशन। वर्क प्लेस में दिक्कतें होती हैं, बहुत सारे लोग परेशान करते हैं और उनको मतलब सम्मान, रिस्पेक्ट नहीं मिलता है उतना ज़्यादा। प्रोटेक्टिव लॉस क्या है? मैटरनिटी, जैसे कुछ लॉ बनाए गए हैं, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 26 वीक पेड लीव। अगर कोई महिला है वो अगर गर्भवती है तो उनको 26 हफ्ते की पेड लीव मिलती है, ये एक लॉ बनाया गया है। इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, मतलब जैसे महिलाएं और पुरुष में दोनों को बराबरी होना चाहिए, अगर एक जगह काम कर रहे हैं सेम काम कर रहे हैं तो उनको इक्वल पे मिलना चाहिए, ये एक लॉ बनाया गया। पॉस्ट एक्ट बनाया गया सेक्सुअल हरासमेंट के लिए, जिसका प्रोसेस पॉस्ट एक्ट होता है प्रोटेक्शन ऑफ सेक्सुअल, सिंपल सा प्रोविजन ऑफ, प्रोविजन पी मतलब प्रोविजन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट। ठीक है, प्रोविजन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट, ये एक लॉ बनाया गया जिससे मैंडेटरी इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटीज इन वर्क प्लेस, जो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी होती है किसी भी वर्किंग प्लेस के अंदर, उनमें ये क्या कर सकते हो, अगर कोई भी किसी के साथ सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है, कोई परेशान कर रहा है किसी भी महिला को, तो वो अपनी जो कंप्लेंट है वो वहीं पे लिखा सकते हैं। हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि मेंबर्स होते हैं हर एक वर्किंग प्लेस पे, एक कमेटी होती है जिसमें ये लोग रजिस्टर करा सकते हैं, कि कोई अगर परेशान कर रहा है तो अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर करा सकती है वहाँ पे। नीड फॉर सपोर्टिव मेजर्स। कुछ सपोर्टिव मेजर्स की जरूरत है, जैसे क्रैश फैसिलिटीज। हमने बताया था कि महिलाओं के जो बच्चे हैं छोटे छोटे होते हैं जिनके, उनको वर्किंग प्लेस पे क्या होना चाहिए, उनके बच्चों के लिए खेलने के लिए, या उनको मतलब सिंपल सा उनको खेलने कूदने के लिए, पढ़ने के लिए, जो भी है छोटे छोटे बच्चों के हिसाब से जो भी होना चाहिए वो फैसिलिटी होनी चाहिए ताकि महिलाएं अपना काम फ्रीली कर सकें। फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स होना चाहिए, और सेफ सब ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, मतलब सेफ्टी होना चाहिए ट्रैवल करने के लिए, तो महिलाएं भी क्या कर पाएंगी, रात में भी शिफ्ट कर पाएंगी।
अब आगे है यहाँ पे चाइल्ड लेबर लॉस, डेफिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर। अब यहाँ पे आया वुमेन के बाद में चाइल्ड का क्या है? एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो अ लीगल मिनिमम वेज इन एनी वर्क डिप्राइव्स देम ऑफ चाइल्डहुड। अब सिंपल सा बात है, बचपन सबका होना चाहिए, आप जिंदगी भर काम करते हैं लोग, लेकिन एक सर्टेन एज तक बच्चे जो होते हैं, बच्चों को क्या पता, उनको अगर दे दोगे, बोल दोगे काम करो जाके, तो वो करेंगे। तो इसलिए बच्चों के भी प्रोटेक्शन के लिए कि एक मिनिमम एज के नीचे अगर कोई काम कर रहा है तो वो अलाउड नहीं किया जाएगा, उसको क्या माना जाएगा? लीगल माना जाएगा। इसलिए चाइल्ड लेबर लॉ बनाया गया कि अगर एक सर्टेन मिनिमम एज के नीचे अगर कोई बच्चा काम कर रहा है तो उसको माना जाएगा चाइल्ड लेबर, ठीक है, और उसके लिए क्या होगी? कार्रवाई होगी। तो यहाँ पे की लॉस है, जैसे चाइल्ड लेबर एक्ट, प्रोविजन एंड रेगुलेशन अमेंड। जो चाइल्ड लेबर एक्ट था वो 1986 में बनाया गया था, और इसमें कुछ परिवर्तन भी किए गए 2016 में। इसके तहत क्या है? प्रोहिबिट्स एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन अंडर 14 ईयर्स। 14 साल से अगर कोई नीचे का बच्चा है तो उसके काम नहीं कराना चाहिए। ये किसमें आ जाएगा? चाइल्ड लेबर के अंदर आ जाएगा। अलाउस 14 to 18 ईयर्स ओनली इन नॉन हजारडस वर्क। जो मतलब खतरनाक काम नहीं है, उसमें काम करा सकते हो 14 से 18 ईयर वालों के। मतलब जैसे बहुत ही, जैसे जहाँ खतरे के काम है वहाँ इनको नहीं यानी कि लगाया जाएगा। एक फिर बनाया गया जोवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 में ट्रीट्स एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन हजारडस जॉब्स एज अ पनिशेबल ऑफेंस। अगर कोई खतरनाक काम है वहाँ पे काम करवाया जा रहा है, अगर जो छोटे वाले हैं 14 से 18 साल तक के, तो उन्हें पनिशेबल ऑफेंस माना जाएगा, और वहाँ पे उन्हें क्या मिलेगी? सजा मिलेगी। चैलेंजेस क्या है इसमें? प्रेवलेंस इन इनफॉर्मल सेक्टर्स, फॉर्म्स, हाउस होल्ड सोप्स। लेकिन जो बच्चे हैं, चाइल्ड लेबर है, वो अभी भी देखने को मिलता है, जैसे फॉर्म्स वगैरह में, किसी के खेतों वेतों पे, या घरों के अंदर काम करने में, या फिर किसी दुकान पे। ये छोटे बच्चे भी क्या होते हैं, बेचारे काम कर रहे होते हैं, और उनका बचपन क्या होता है और दूसरा होता है। अब चाहे तो मान लो मजबूरी है कि करना पड़ता है, बट क्या कर सकते हैं? गवर्नमेंट को है तो उसके लिए गवर्नमेंट को कुछ और भी सोचना चाहिए कि अगर किसी के खासिया हालत सही नहीं है तो उसके लिए कुछ अच्छे ऐसे रूल्स बनाए ताकि उन बच्चों की पढ़ाई लिखाई हो सके, उनको सारी चीज़ें मिल सकें। ये भी थोड़ा सरकार को ध्यान देना चाहिए। लैक ऑफ इन्फोर्समेंट, सिंपल सा बात है यार, चैलेंजेस हो क्या है? इनको जो भी लॉ है चाइल्ड लेबर से रिलेटेड, वो भी सही से क्या है, लागू नहीं करते हैं, लागू नहीं हो पा रहे हैं। बस किताबों में है, लेकिन उतना ज़्यादा कोई करते भी है तो उतना ज़्यादा अच्छे से अभी तक लागू नहीं हुए हैं। अब देखते हैं यहाँ पे बॉन्डेड लेबर एबोलिशन। बॉन्डेड लेबर क्या है? बंधुआ मजदूर। उसको कैसे खत्म करा गया? अ फॉर्म ऑफ स्लेवरी वेयर पीपल इज वर्क। तो पहले तो देख लेते हैं बंधुआ मजदूर होता क्या है। अ फॉर्म ऑफ स्लेवरी वेयर अ पर्सन इज फोर्स टू रीपे अ लोन और डेब्ट अंडर कोerशन। मतलब जैसे होता क्या है कि किसी पर्सन ने अगर किसी से कर्जा ले लिया, लोन ले लिया, तो इसकी वजह से क्या होता है, जो पर्सन होता है उसको जबरदस्ती उसे अपने यहाँ पे रख के जो काम करवाते हैं या गुलामी करवाते हैं, ऐसे मतलब उनको मर्जी के खिलाफ, उसको बोला जाता है बंधुआ मजदूर, ठीक है। मतलब अगर किसी पर्सन ने किसी से पैसे ले लिए तो वो कहेगा आप पैसे तो तुम चुका नहीं पाओगे या चुका नहीं पा रहे हो तो मेरे यहाँ पे काम करना पड़ेगा, और जबरदस्ती काम करवाते हैं उनकी मर्जी के खिलाफ। तो ऐसे बंधुआ मजदूर बोला जाता है ऐसे लोगों को। लीगल फ्रेमवर्क क्या है? बॉन्डेड लेबर सिस्टम एवोल्यूशन एक्ट 1976। ये जो बॉन्डेड लेबर के लिए जो एवोल्यूशन मतलब होता है खत्म करने के लिए, तो फिर इसी वजह से कि ये जबरदस्ती जो गुलामी करवाते थे, इस गुलामी को खत्म करने के लिए 1976 में रूल लाया गया, भाई पैसे अगर किसी ने लिया है, कर्ज लिया है, तो कहीं दूसरी जगह काम करेगा और आपका पैसा चुकाएगा। और और जो 1976 में जो ये रूल पास किया गया है इसको हटाने के लिए, और उस रूल में बोला गया डिक्लेयर्स बॉन्डेड लेबर्स इलीगल। उन्होंने बोला कि अगर जो बंधुआ मजदूरी है उसको गैर कानूनी माना जाएगा, और कोई जबरदस्ती ऐसा करवाता है किसी पर्सन से तो उसे सजा मिलेगा। एम्प्लॉयर्स यूजिंग बॉन्डेड लेबर आर पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट। अगर कोई करवाता है, एम्प्लॉयर मतलब जो जिसके यहाँ पे काम कर रहा है, जो जबरदस्ती करवा रहा है, उसको क्या होगी? जेल होगी। इम्प्लीमेंटेशन गैप्स, इसमें भी लागू करने में कुछ दिक्कतें आती है, जैसे स्टिल एग्जिस्ट इन रिमोट और रूरल एरिया। जो गांव क्षेत्र है वहाँ पे उतना ज़्यादा अभी मतलब जो लॉ एंड ऑर्डर्स फॉलो नहीं करे जाते हैं, ऑर्थोडॉक्सी अभी भी है, तो वहाँ पे कुछ पता ही नहीं चलता है, लोग क्या है आज भी गुलामी करने के लिए मजबूर होते हैं। बहुत सारे केसेस भी देखते हैं हम, समय समय पे आते रहते हैं कहीं ना कहीं। विक्टिम ऑफन अवेयर ऑफ देयर राइट्स, जो गुलामी कर रहा है उसको खुद बेचारे को पता नहीं, क्योंकि या तो बोल लो एजुकेशन की कमी मान लो, और रूरल एरियाज में आते हैं तो उतना ज़्यादा लोगों को पता नहीं होता है, तो उन्हें पता नहीं होता अपने राइट्स, इसलिए वो भी बेचारे करने को मजबूर होते हैं। रिहेबिलिटेशन स्कीम्स एग्जिस्ट बट पुअरली इम्प्लीमेंटेड। लोगों के भलाई के लिए, ये बंधुआ मजदूरों की भलाई के लिए बहुत सारी स्कीम है, लेकिन लागू नहीं हो पाती है सही से। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है अपने यहाँ पे? यही है हर चीज़ डॉक्यूमेंट्स में है, बट पीपल्स डू नॉट वांट टू फॉलो देयर ड्यूटी।
तो लोग हैं इसके लिए रखे गए हैं, वो सही से अपना काम नहीं करना चाहते और इसलिए क्या होता है, ये दिक्कतें आती हैं। अब देखते हैं यहाँ पे अनऑर्गेनाइज सेक्टर लेबर प्रोटेक्शन हुआ। अनऑर्गेनाइज सेक्टर, हम लोग जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसमें कैसे श्रमिकों की लिए मतलब प्रोटेक्शन वहाँ पे करा जाए इंश्योर। और होते कौन है अनऑर्गेनाइज वर्कर्स, उनको देखते हैं। तो सिंपल है, नॉट कवर्ड अंडर एनी फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट्स और बेनिफिट्स, जो किसी पर्टिकुलर फॉर्मल सेक्टर के अंदर जो गवर्नमेंट से कहीं ना कहीं एफिलिएटेड है उसके अंदर में नहीं आते हैं, तो उन सारे लोगों को क्या माना जाता है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर। जैसे प्राइवेट भी हैं तो वो ऑर्गेनाइजेशंस भी क्या है, गवर्नमेंट से कुछ एफिलिएटेड होती है, तो उनको नहीं मानेंगे अनऑर्गेनाइज। बट बहुत सारी ऐसी भी जगह है जहाँ पे कोई भी एफिलिएशन नहीं है गवर्नमेंट से, वहाँ जो काम करते हैं ऐसे सेक्टर में काम करने वाले लोगों को क्या माना जाता है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले। सिंपल फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट और बेनिफिट्स वही आते हैं जो गवर्नमेंट से कहीं ना कहीं किसी भी तरह से जुड़े हो और गवर्नमेंट के रूल्स वहाँ फॉलो होते हैं। अब इसमें देखो अनऑर्गेनाइज वर्कर्स में कौन हो जाएंगे, स्ट्रीट वेंडर्स, मतलब जो फेरी वगैरह लगाने वाले होते हैं, रिक्शा चालक, तो रिक्शा प्लस में मतलब रिक्शा चालक, और कंस्ट्रक्शन वर्कर जो घर आर बनाने का काम करते हैं, वो सारे के सारे लोग किसमें आ जाते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। अब इनके साथ चैलेंजेस क्या है, नो रिटन कॉन्ट्रैक्ट, इनका कोई रिटन कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता किसी के साथ में कि इतने दिन काम करवाएंगे इतना पैसा देंगे। लो वेजेस, पैसा भी इनको कम मिलती है। नो जॉब सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी भी नहीं होती कहीं पे भी, कभी भी इनको क्या करा जा सकता है, काम से निकाला जा सकता है। अब इनके लिए प्रोटेक्टिव मेजर्स क्या है, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एक्ट, एक मतलब यहाँ पे कुछ ये जो प्रोटेक्शन मेजर्स है, मतलब क्या क्या एक्ट वगैरह बनाए हैं सरकार ने, जैसे अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एक्ट बनाया है 2008 में इनकी प्रोटेक्शन के लिए, ताकि वेजेस करा जा सके इनके लिए और कॉन्ट्रैक्ट वगैरह होना चाहिए। BOCW एक्ट, मतलब बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्क, ठीक है, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्क, मतलब बिल्डिंग वगैरह बनाने वाले या फिर और कोई तरह का कंस्ट्रक्शन है, काम है, उसके लिए एक एक्ट बनाएगा ताकि कंस्ट्रक्शन जो वर्कर्स हैं, मतलब जो बिल्डिंग वगैरह बनाने वाले काम में या कंस्ट्रक्शन के किसी भी, जैसे पुल या फिर पुल के छोड़ दो या फिर सड़कें, ये सारे के सारे किस में आ जाता है, कंस्ट्रक्शन में आ जाता है। वो सारा बिल्डिंग में मतलब घर, अदर कंस्ट्रक्शन मतलब जो भी और बिल्डिंगों के अलावा भी जो भी कंस्ट्रक्शन का वर्क है वो सारे में प्रोटेक्शन करने के लिए BOCW बनाया गया, ताकि कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। ई श्रम पोर्टल बनाया गया, नेशनल डेटाबेस फॉर रजिस्ट्रेशन, मतलब हर एक वर्कर यहाँ पर रजिस्टर कर सकता है और जो भी सरकारी सुविधाएं दी जाएंगी अनऑर्गेनाइज वर्कर्स को, वो सारी यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। अब कॉन्ट्रैक्ट लेबर क्या होते हैं उनको देख लेते हैं। हु इज अ कॉन्ट्रैक्ट लेबर, हायर्ड बाई अ कॉन्ट्रैक्टर नॉट डायरेक्टली बाई द एम्प्लॉयर, मतलब एक सिंपल सा क्या होता है कि जैसे जो ये काम होता है किसी का, वो अपना काम ठेकेदार को दे देता है, ठीक है। कोई एक पर्सन है, जैसे किसी की बिल्डिंग बननी है, वो बिल्डिंग बनाने के लिए अपना वो डायरेक्ट काम नहीं कराएगा, वो क्या करेगा, किसी ठेकेदार को दे देगा, और फिर ठेकेदार उस बिल्डिंग को बनवाता है, तो वो कॉन्ट्रैक्टर, और ठेकेदार फिर क्या करता है, मजदूरों को भी लाता है। तो ऐसे जो कोई भी वर्कर है जो किसी ठेकेदार के अंडर में काम कर रहा है, तो उसको बोला जाएगा कॉन्ट्रैक्ट लेबर, ठीक है। सिंपल सा, कॉन्ट्रैक्टर के अंदर में जो काम करता है उसे क्या बोला जाता है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर। कॉन्ट्रैक्ट लेबर के लिए लॉ भी बनाया गया है यहाँ पे, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट, रेगुलेशन एंड एबोलिशन 1970 में, ठीक है, ताकि इनको अगर कोई भी अंदर किसी के अंदर काम कर रहा है कॉन्ट्रैक्टर के अंदर, तो उसको कोई भी दिक्कत ना हो। जैसे इशूज फेस क्या है इसमें, लोअर वेजेस देन पेमेंट वर्कर्स, परमानेंट वर्कर्स, मतलब इनको जो इश्यूज थे वो कि कम वेज मिलता था, तो उससे बचाया जा सके। सिंपल इशू जो होते हैं कॉन्ट्रैक्टर लेबर के, मतलब कॉन्ट्रैक्टर के अंदर में जो काम करते हैं वो कम वेज देता है, नो जॉब सिक्योरिटी और बेनिफिट्स, तो इन सारे की वजह से क्या कराया गया था, ये लॉ बनाया गया। ये जो इश्यूज फेस कर रहे हैं इनसे कुछ ना कुछ क्या मिल सके, प्रोटेक्शन मिल सके। रिफॉर्म्स इन लेबर कोड्स, जो लेबर कोड है उनमें भी कुछ क्या किया गया, अमेंडमेंट्स किए। ओएसएच कोड ब्रिंग्स मोर रेगुलेशन, ओएसएच कोड जैसे हम लोग ने पढ़ा है पीछे थर्ड लेक्चर में, क्या है, वहाँ पे जो भी मतलब वर्किंग प्लेस पे सेफ्टी सिक्योरिटी हेल्थ, ये सब सेफ्टी हेल्थ वर्किंग कंडीशन वगैरह से रिलेटेड सारी कुछ सही मिलना चाहिए। कॉन्ट्रैक्टर मस्ट रजिस्टर, कॉन्ट्रैक्टर जो होना चाहिए वो रजिस्टर्ड होना चाहिए गवर्नमेंट से। प्रिंसिपल एम्प्लॉयर्स आर आल्सो मेड रिस्पॉन्सिबल, और जो एम्प्लॉयर था मतलब जिसका घर बना रहा है, जैसे जिसका बिल्डिंग थी, मैंने एग्जांपल लिया, वो बिल्डिंग वाला भी क्या होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए कि जो कॉन्ट्रैक्टर है वो सही से सबके साथ बर्ताव कर रहा है या नहीं, ठीक है। तो केवल कॉन्ट्रैक्टर पे हर चीज़ नहीं छोड़ देनी चाहिए। अब यहाँ पे एक और बच्चा है अप्रेंटिस लॉ, क्या होता है और व्हाट इज अप्रेंटिसशिप, इसके बारे में भी देख लेते हैं। अ सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग वेयर अ पर्सन लर्न्स बाय वर्किंग अंडर स्किल्ड प्रोविजन सुपरविजन। सिंपल सा क्या होता है अप्रेंटिस में,
ऐसा मतलब सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग जहाँ पे जो पर्सन होता है वो सीखता है काम करके किसी स्किल्ड पर्सन के अंदर है, मतलब कोई एक वहाँ पे बंदा है जो क्या है बहुत अच्छी नॉलेज रखता है उस एरिया की, जिस भी एरिया में काम कर रहे हैं। और जो नौ से जो लोग होते हैं कुछ जो सीखने आते हैं और सीखने के साथ में उन्हें क्या मिलता है, थोड़ा बहुत पैसा भी मिलता है। और वो सीखते भी हैं और वहाँ पे काम भी करते हैं। ऐसे जो लोग ऐसी जो मेथड है, ये सिस्टम है, इसको बोलते हैं अप्रेंटिसशिप, मतलब काम भी करो किसी स्किल्ड पर्सन के अंदर में और उसका कुछ पैसा भी मिले, तो उसको बोलते हैं अप्रेंटिसशिप। लॉ बनाया गया था अप्रेंटिसशिप एक्ट कब, 1961 में, ताकि इनको भी क्या हो, ज़्यादा परेशानी ना हो, मतलब किसी स्किल वर्कर किसी पर्सन के स्किल्ड पर्सन के अंदर में काम कर रहे हैं तो सिंपल सा उसको काम का थोड़ा बहुत पैसा मिले। शिक्षुता बोलते हैं हिंदी में, इसको क्या बोलते हैं, शिक्षुता, मतलब शिक्षा भी ले रहा है अपना जो भी जिस एरिया में, और थोड़ा बहुत उसका जो काम कर रहा है उसका पैसा भी मिल रहा है। की फीचर्स क्या है, इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट पार्टनरशिप। सिंपल सा बात है, जैसे जो बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं नए नए, वो इंडस्ट्री में जाते हैं। इंडस्ट्री में क्या होते हैं, पहले ही से सारे स्किल्ड लोग होते हैं, तो वहाँ पे जो स्किल्ड लोग के अंदर में स्टूडेंट्स काम करने जाएंगे तो स्टूडेंट्स सीखेंगे भी, वहाँ पे काम भी करेंगे और उसके बदले थोड़ा बहुत पैसा भी मिलेगा। तो इंडस्ट्री और इंस्टीट्यूट का पार्टनरशिप हो जाती है कि वहाँ पे नए जो बच्चे पढ़ के निकलते हैं उनको सिखाते हैं और वो भी फिर एक दिन क्या हो जाते हैं, स्किल्ड वर्कर्स हो जाते हैं, और ऐसे ही देश का क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। यहाँ पे लिखा भी स्टूडेंट गेट स्टाइपेंड एंड ऑन द जॉब ट्रेनिंग। सिंपल जॉब ट्रेनिंग के लिए स्टूडेंट्स जाते हैं, स्टाइपेंड मिलता है लोग स्टूडेंट्स को कॉलेज के अंदर। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग नाउ एक्सटेंडेड टू मोर सेक्टर। और अभी जो स्टूडेंट्स और इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट को छोड़ के अब बहुत सारे और सेक्टर्स में भी क्या हो गया है, इसको लागू कर दिया गया है। तो यही सारे हम लोग ने आज बहुत सारे पढ़े कि क्या ट्रेड यूनियन होती है, इश्यूज क्या है, लेबर लॉ इन्फोर्समेंट में, गिग इकोनॉमी, लेबर राइट्स, माइग्रेंट लेबर, सारा कुछ हमने ये सारे पढ़े। तो ऐसे ही हम लोग नए नए लेक्चर्स लाएंगे और हम लोग तैयारी करते रहेंगे अपनी और नॉलेज गेन करते रहेंगे। और हमारे साथ बने रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम भी क्या बने रहें, मोटिवेटेड बने रहें और ऐसे ही हम लोग नए नए वीडियोस लाते रहें। धन्यवाद।